नमस्कार, मैं हूं सौरभ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्निंग दी, पूरे देश को अफवाहों से बचने की चेतावनी दी। 2020 में ऐसी अफवाहों ने देश भर को खासा परेशान किया है। 2021 में अब ऐसी अफवाहों के जाल में नहीं फंसना है। प्रधानमंत्री ने किस तरह से चेतावनी दी और किस अंदाज में, ये आपको जरूर देखना चाहिए। पूरे देश को किस तरह की अफवाहों से बचना है, हमने इसकी पूरी तहकीकात की। 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही हैं। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है। मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमण से रोकने के लिए हमने एकजुट होकर प्रयास किए, उसी तरह टीकाकरण को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एकजुटता से आगे बढ़ेगा। दूसरी एक बात, हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं। प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन पर जिस अफवाह से सावधान रहने की बात कर रहे हैं, उसकी आंधी पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई। पाकिस्तान में जितना खौफ कोरोना से भी नहीं होगा, उससे ज्यादा डर कोरोना वैक्सीन को लेकर पब्लिक के दिलों में बैठ गया है। आपके टेलीफोन में है ना 3G 4G, इसके बाद है 5G। आप कहीं भी होंगे ना, आपकी एक एक हरकत नोट भी की जा सकेगी, आपकी बातें भी। वो रुके हुए हैं थोड़ा सा मोदी को कि यार पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफा वैक्सीनेट कर दें। ये कोरोना की अनटेस्टेड वैक्सीन लगा के इनकी जनरेशनल DNA तब्दील कर दें, इनकी नस्लें खराब कर दें। किसी को नहीं मालूम। सिर्फ सियासत है, मतलब वैक्सीन आ भी जाए तो नहीं लगवानी चाहिए, फायदा ही कोई नहीं है। दुनिया के डॉक्टर्स ने कहा है कि ये औरतों को ना लगाएं, क्योंकि बच्चे नहीं पैदा करेंगे उसके बाद। और पॉपुलेशन कंट्रोल का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है? झूठ, अफवाह, प्रोपेगेंडा किस कदर किसी मुल्क को खोखला कर सकते हैं, इसका सबसे सटीक उदाहरण पाकिस्तान है, जहां पर पहले कोरोना के अस्तित्व को ही नकारा गया, अब कोरोना वैक्सीन को वायरस से ज्यादा खतरनाक ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान में वजीर आजम एनालिस्ट मौलाना से लेकर आम आदमी तक देखेंगे तो चेहरे अलग अलग नजर आएंगे, मगर सोच बिल्कुल एक जैसी है। जब कश्मीर उबल रहा था, ये हैं जैद हामिद, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत जो डिफेंस से लेकर पॉलिटिकल हर एक टॉपिक के ज्ञाता बनते हैं। हिंदुस्तान में वैसे ये लाल टोपी के नाम से ज्यादा मशहूर है। आजकल टोपी का रंग काला कर लिया है, लेकिन फेक न्यूज का सिलसिला आज भी निरंतर जारी है। उबल रहा था वजामत, वो रुके हुए हैं थोड़ा सा मोदी को कि यार पूरी पाकिस्तानी कौम को एक दफा वैक्सीनेट कर दें। ये कोरोना की अनटेस्टेड वैक्सीन लगा के इनकी जनरेशनल DNA तब्दील कर दें, इनकी नस्लें खराब कर दें। किसी को नहीं मालूम कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद इंसानियत के साथ होगा क्या। ये अनचार्टेड टेरिटरी है, मेडिकली अनप्रूवन साइंस है। इट्स अ न्यू साइंस, दे हैव नेवर ट्राइड दिस बिफोर। ये RNA वैक्सीन जो है, इससे पहले इंसानियत ने कभी बनाई ही नहीं।
सो इनको मालूम ही नहीं है कि इसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद असरात क्या होंगे इसके। ये कंफर्म है कि जिस औरत को लगी वो बच्चा नहीं पैदा करेगी। ये डॉक्यूमेंटेड बात है। बड़ी एक ये संगीन बात है जो आप कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड बात है ये। और दुनिया के डॉक्टर्स ने कहा है कि ये औरतों को ना लगाएं क्योंकि बच्चे नहीं पैदा करेंगे उसके बाद। और पॉपुलेशन कंट्रोल का इससे अच्छा और क्या तरीका हो सकता है? पाकिस्तान में बिल्कुल इसी तरह की अफवाह पोलियो वैक्सीन को लेकर उड़ाई गई है, जिसका नतीजा अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां पर आज भी पोलियो वायरस मौजूद है। हालत ऐसी है, जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की कोशिश करता है उसी को मार दिया जाता है। अब पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन के नाम से मौत का डर दिखाया जाने लगा है। ज़ैद अहमद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो RNA वैक्सीन है ये आज तक पहले कभी नहीं बनाई गई, मेडिकल इससे वाकिफ़ नहीं है कि इसके इम्पैक्ट क्या होगा, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, और आप ये कह रहे हैं कि ये प्रूवन रिसर्च है कि ख़वातीन को इससे उनकी जो फर्टिलिटी है वो मुतासर हो सकती है। देखिए, ये इतने अननोन थे इस वैक्सीन के साथ। इंग्लैंड में अभी इन्होंने ट्रायल शुरू किए, अभी पिछले हफ्ते की बात है, और ये कह कर के बिल्कुल सेफ हैं और हम फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रायल एंड सेकंड ट्रायल और थर्ड फेज़ ऑफ ट्रायल मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम लोगों को देने जा रहे हैं। पहले ही हफ्ते में 6 अमवात हो गई। और अब ब्रिटिश हेल्थ अथॉरिटीज़ ने कहा है कि जिन लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एलर्जीज़ हैं या अननोन्स हैं, तो प्लीज़ वो वैक्सीन ना लगवाएं। ये जाके मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि हम लोगों को कंट्रोल कितना करता है। ये दिखाने के लिए है, ये एक फीलर है, एक टेस्टर है, ये देखने के लिए कि लोग कितना ओबीडियंट हैं। टीवी पर बैठकर अगर कोई पैनलिस्ट कहे कोरोना की वैक्सीन से बच्चे पैदा नहीं होंगे और एंकर उसकी बात नहीं काटे, तो सोचे उस मुल्क की आवाम पर वैक्सीन को लेकर किस कदर भ्रम होगा। इस भ्रम को खौफ बनाने का काम पाकिस्तानी मौलाना पूरा कर देते हैं। ये उनकी प्लानिंग और वो उसके तहत एक दो जगह तजर्बा किया गया तो उस इलाके के लोगों की सेहत बर्बाद हो गई बहुत मुख्तसर वक्त में। अब वो चीज़ जिसको 5G कहते हैं, आपके टेलीफोन में है ना 3G 4G, इसके बाद है 5G। आप कहीं भी होंगे ना, आपकी एक एक हरकत नोट भी की जा सकेगी, आपकी बातें भी, और साथ में आपके जिस्म के निज़ाम पर उसका असर होगा, दिमाग तक पर असर होगा। ये जो सोशल मीडिया है, इसको तफरीह ना समझिए, ये आपके जिसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग कह लें या जहन साजी कह लें, कि आपके माइंड को सेट करना, उसके ट्रेंड को बदलना, ये पूरी प्लानिंग। ये पाकिस्तानी मौलाना अल्लामा कौकब नूरानी हैं, जो वैसे तो मजहबी बातें करते थे, लेकिन जब से कोरोना आया है तब से इनके रंग कुछ ज्यादा ही बदल गए। जितनी बार टीवी पर आते हैं वैक्सीन में चिप की बात दोहराते हैं। मौलाना के मुताबिक वैक्सीन के पीछे इजराइल की बहुत बड़ी साजिश है। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। वो जो चाहेंगे वही आप सोचेंगे, जो आप चाहेंगे वो आप नहीं सोच सकेंगे। जो वो चाहेंगे उसमें वो एक चिप डालना चाह रहे हैं, बहुत छोटी सी, वो लगाना लाजमी कर देंगे। उसके बाद उनका दूसरा प्रोग्राम है करेंसी, दुनिया में एक करेंसी कर दो, नोट ख़त्म कर दो, बिटकॉइन की तरह एक करेंसी ले आओ, ताकि वो करेंसी भी एक हाथ में हो, उनके एक मरकज़ यानी यहूदियों के कंट्रोल में हो। पाकिस्तान में वैक्सीन में 5G चिप होने की अफवाह जबरदस्त फैली हुई है। कई लोग इस पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है वैक्सीन में चिप का सच क्या है, ताकि भारत में कोई ऐसी फेक न्यूज ना उड़ा सके। इसलिए आप खुद देखिए, समझिए, और जिसके जहन में ऐसे सवाल उठे उनका भ्रम भी दूर करिए। FRDI चिप कैसे काम करती है?
Well, each of these devices that are injection have the इन सब इंजेक्शन में एक चिप होती है। हर एक डोज के लिए उस चिप में एक सीरियल नंबर होता है। ये इसलिए होता है ताकि मालूम पड़ सके कि डोज कब की है, खराब तो नहीं हुई है। उस चिप में सिर्फ डोज की जानकारी होती है, किसी की निजी जानकारी नहीं होती, ना ही किसी मरीज की जानकारी होती है। ये एक बार कोड की तरह काम करता है ताकि हम जान सकें डोज कब की है और कैसे इस्तेमाल करना है। we know instantaneously where and when that dose has been used. पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ फेक न्यूज एजेंडा चलाता रहता है। इस बार फेक न्यूज का बम उसके मुल्क में ही फट गया। पाकिस्तान में कोरोना को लेकर अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि आप भी सोचेंगे पाकिस्तान का क्या होगा। जैसा कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, मार्च में तकरीबन मौजूद होगी पाकिस्तान में, तो हर फर्द को लगाई जाएगी, चाहे उसको कोरोना हो या ना हो। क्या आप चीज़ पे रजामंद है कि हर फर्द को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं रजामंद। एक इंसान को वो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो नहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को कोरोना नहीं भी है तो उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए ताकि ये जो मास्क है ना, जो मास्क पहनते हैं, इससे छुटकारा पाया जा सके। भाई मेरी बात सुने कि जिसको तंदुरुस्ती अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, आपको सर दर्द ही नहीं है, आप सर दर्द की मेडिसिन क्यों लेंगे? सर ये बताइएगा कि कोरोना एक अफवाह है कि वबा है? नहीं, ये हमें तो यही ऐसे लगता है कि ये अफवाह ही है। इसमें कोई कैसे सर? अफवाह ऐसी है कि जो भी किसी और हकीकत नहीं है कोई भी इसमें, यानी किसी डिजीज़ में कोई पेशेंट है उसको कोरोना का में ले जाके उसको पता नहीं क्या क्या कर देते। आपके ख्याल से ये सारा झूठ है सर? मेरे ख्याल में तो झूठ ही लग रहा है। हमें इसमें तो हकीकत नज़र ही कोई नहीं आ रही, क्योंकि जो डॉक्टर ने वो डिस्क्रिप्शन बनानी है वो कोरोना की बनाते हैं, अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, 10-10 लाख रुपये 15-15 लाख रुपये एडवांस में जमा करवा दें, उसके बाद 40 लाख 50 लाख का बिल बना के हाथ में पकड़ा देते हैं, ना डेड बॉडी किसी को देते हैं ना कुछ है, और उसके अंदर सारा कुछ निकाल भी लेते हैं। सर ये फिर वैक्सीन क्यों तैयार कर रहे हैं अगर ये चीज़ एक है ही नहीं हमारे मुआशरे में? ये भी दिहाड़ी है, दिहाड़ी का एक तरीक़ेकार है। आप ये बताएं कि 150 से 200 पेशेंट लाहौर के सारे हॉस्पिटल से डेली निकलते थे डेड बॉडीज, वो किधर गए? सर वो तो अभी भी वो कह रहे हैं डेथ रेट ऊपर हो रहा है। आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, जाके सर्वे करें, कोई भी मरीज किसी भी मतलब कि वो मर्ज में जाता है, डेथ होता है तो वो कोरोना में जाता है। और ये सर मतलब कोरोना से किसी की डेथ नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। हमारा तो फिर ये जो हमारा हल्का बड़ा ही उसी है, हमें नहीं कोई नजर आया हमारे किसी दोस्त अजीज रिश्तेदार को कोरोना हुआ हो। कोरोना है क्या? सर जरूरी तो नहीं ना, अगर रिश्तेदार को नहीं होता तो वो चीज़ ही नहीं है। चलो मतलब इतना हल्का भाव है, किसी को न्यूज़ नहीं देख रहे, काफी न्यूज़ पे मतलब आ रही हैं। ये सब झूठ है। पाकिस्तान में वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं। वैक्सीन में 5G चिप लगी है, वैक्सीन से लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, वैक्सीन लगाने के बाद महिलाएं मां नहीं बन सकेंगी, पुरुषों को नपुंसक बना दिया जाएगा, आबादी रोकने के लिए वैक्सीन आई है, वैक्सीन लगाने वाला साल भर के अंदर मर जाएगा, वैक्सीन में सुअर की चर्बी मिलाई गई है, कोरोना वैक्सीन यहूदियों की साजिश है, वैक्सीन सिर्फ सियासी दिखावा है और कोरोना वैक्सीन से चेहरे पर बाल आ जाते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अजीब सी बात मालूम होती है, लेकिन कुछ खवातीन को ये बताया जा रहा है कि अगर वो ये वैक्सीन लेती हैं तो उनके जिस्म पर, उनके चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल उगाते हैं, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो खवातीन मेरा ख्याल है कि जानने में बहुत इंटरेस्टेड होंगी कि उनको बताया जाए कि क्या ये बात दुरुस्त है जो हमारे यहाँ वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे हैं उनमें? जी नहीं, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। ये इस तरह के कोई इफेक्ट्स नहीं है। जो आफ्टर इफेक्ट्स रिपोर्टेड हैं वो सिर्फ कुछ यही हैं कि जिन लोगों को पहले से कोई एलर्जी की शिकायत हो तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, उनको अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो आफ्टर इफेक्ट्स, ये जो चाइनीज वैक्सीन जो यहाँ पे ट्रायल की जा रही है, कोई सीरियस यहाँ पे साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। पाकिस्तान में वैक्सीन को लेकर प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है। इसके पीछे वहां के मौलाना, फेक न्यूज एडिटर सब शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान फिर भी चुप हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से जनता को जागरूक कर रहे हैं। सऊदी अरब के राजकुमार खालिद बिन सलमान कैमरे के सामने खुद वैक्सीन लगाकर अपनी आवाम को भरोसा दे रहे हैं। ऐसे ही कई मुस्लिम प्रिंस, नेता, जनरल सार्वजनिक तौर पर कोरोना वैक्सीन का टीका ले चुके हैं या लेने वाले हैं। और एक इमरान खान हैं जिनके पास भारत के खिलाफ झूठे ट्वीट करने का टाइम तो है, मगर अपनी आवाम को अफवाहों से बचाने का कोई वक्त नहीं है। पाकिस्तान में वैक्सीन अभी आई नहीं है और लोगों ने अभी से मास्क से भी दूरी बना ली है।
उसामा, जब हम बात करते हैं अपने लोगों के एटीट्यूड की, वो जिस तरह पहले भी आपने बात की कि हमारा एटीट्यूड बहुत नॉन सीरियस है। कई अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर जाएं और लोगों को ये तलकीन करें कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ, आप प्लीज़ मास्क लगाएं, तो लोग आगे से जवाब ये देते हैं कि क्या आपको भी लगता है कि कोरोना है। तो ये जो एक एटीट्यूड है और ये जो एक सोच है, जो एक मेंटालिटी है, क्या लगता है आपको, क्या इसको तब्दील करना इतना आसान होगा? अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो तब निस्बतन लोगों ने इसको सीरियस लिया था। अब लोगों का ख्याल है कि ये तो गुजर गई, अब हमें नहीं होगा। और जब वो होता है किसी को, किसी के खानदान में, तो उस वक्त होश आता है। अब ये इतनी तेजी से फैल सकता है कि हमारी सोच भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान को वैक्सीन के मामले में भारत पर पूरा विश्वास है। लगभग हर एक पाकिस्तानी ये जानता है और मानता है हिंदुस्तान से वैक्सीन आएगी तो 100% सटीक ही होगी। मैं यही कहूँगा कि अगर डिस्पैच करते हैं और पॉजिटिव रिस्पांस है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी चाहिए कि उसके लिए इंडिया के साथ मंगवाए वैक्सीन, क्योंकि लड़ाई झगड़े अपनी तरफ हैं। अगर तो वो उसमें तरीके से चल रहे हैं, ठीक तरीके से वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं, तो नो डाउट कि अगर जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप उसको लेना चाहिए। ठीक है, बात रही अपने टर्म्स एंड कंडीशन की, वो टर्म्स एंड कंडीशन आपके जिस तरह के भी हैं, ठीक है, आपको हमेशा विन विन सिचुएशन में रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वहाँ से मिल के एक मसले का हल मिल रहा है तो आप उसको करें। जिस तरह उन्होंने कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, इन प्रोसेस है, तो क्या पाकिस्तान को इंडिया से वैक्सीन लेनी चाहिए? ऑब्वियसली अगर आपको कहीं से कोई चीज़ मिल रही है तो यू शुड हैव टू परचेज इट, क्योंकि आपने अपनी आवाम को बेसिकली मरने तो नहीं देना ना, आपको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज तो लेके आने हैं। ऑब्वियसली वैक्सीन चाहिए, ज़रूरी है। अगर वहाँ से मिल रही है उनको और वो अब बेहतर जानते हैं कि वो किस हिसाब से उनको मिल रही है, तो लेनी चाहिए। कहीं से भी मिलेगी तो लेनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए करना चाहिए। पाकिस्तान को भी इंडिया से मंगवानी चाहिए वैक्सीन, जो कि 100% वारंटी पे है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर तो अच्छे रिजल्ट्स हैं तो फिर इट डज़ंट मैटर कि हम कहाँ से लेते हैं, चाइना से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, क्योंकि वी वांट रिजल्ट्स। अगर उनकी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है वैक्सीन तो हम वहाँ से भी मंगा लें, कोई उसमें कोई हर्ज नहीं है। इंडिया से हम और भी बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं, वैक्सीन ही क्या है, तो इंडिया भी हमसे बहुत सारी चीज़ें मंगवाता है। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ इंडिया को ज़रूरत होती है वहाँ हम उन्हें चीज़ें भेजते हैं, जहाँ हमें ज़रूरत होती है वो हमसे मंगा लेते हैं। कभी हमारे आलू वहाँ जा रहे होते हैं, कभी उनके आ रहे होते हैं, कभी हमारे टमाटर जा रहे होते हैं, कभी उनके आ रहे होते हैं। तो ये तो चलता रहता है। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम इंडिया से भी मंगा लेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक को हिंदुस्तानी वैक्सीन पर भरोसा है, ये सही भी है। बस जो गलती पाकिस्तान में की जा रही है, भारत में ऐसा कुछ नहीं करना है। वैक्सीन को लेकर अफवाहों से हमें सावधान रहना है और अपने आसपास वालों को भी अफवाहों से दूर रखना है। 24 घंटे से असदुद्दीन ओवैसी 3 मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से एक्टिव है: किसान, मस्जिद, मुसलमान और लव जिहाद। किसान के मुद्दे पर थोड़ा कम। ओवैसी का अगला गेम प्लान क्या है, हमारे सीनियर एडिटर टी राघवन ने हैदराबाद में उनके ठिकाने पर जाकर पता किया, ये रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में ओवैसी का 2021 का विजन है। मुसलमान लीडर जिसके पास 5 एमएलए बिहार के हैं, 44 कॉरपोरेटर हैदराबाद के हैं, संसद में 2 एमपी हैं, हैदराबाद में 7 एमएलए और 2 महाराष्ट्र में हैं। उसके बारे में यह भविष्यवाणी है कि 2021 के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 राज्यों का मुख्यमंत्री ओवैसी तय करेंगे। अब ये सिर्फ कमेंट्री भर है या गुब्बारे में हवा ज्यादा भर दी गई है या फिर वाकई ओवैसी की कोई हवा है? मैं हलवा नहीं हूं, मैं लाल मिर्ची हूं, याद रखो। तुम हलवा समझ के खाना, किसी को अपने पास नहीं आना। जिन सूबों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। वो बंगाल जहां 10 सालों से दीदी का राज है, जहां दीदी की परमिशन के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता।
जिस वोट बैंक पर होल्ड का ओवैसी दावा करते हैं वो वोट बैंक दीदी का कोर वोट बैंक है और वो दीदी के पीछे डट कर खड़ा है। अब यहाँ पर दो सवाल हैं। आखिर ओवैसी में सिर्फ हवा ही हवा भरी है तो ममता बनर्जी को इस हवा से उड़ने का डर क्यों सता रहा है, और दूसरा कि ओवैसी आखिर किस भरोसे इतने दमखम के साथ यहाँ चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर रहे हैं। और इन दोनों ही सवालों के जवाब बिहार चुनाव नतीजों में छिपे हुए हैं। जब करो या मरो की स्थिति में बहुत मामूली अंतर से एनडीए को बढ़त मिली तो ओवैसी की सियासत समझ में आई। एनडीए और यूपीए दोनों की नजरें ओवैसी पर गई और ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आए। ओवैसी भारतीय राजनीति की शतरंज का वो मोहरा है जिसकी चाल का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। वो कब अपनी ढाई चाल से नुकसान पहुंचा दें आसानी से गेस नहीं किया जा सकता, यानी इन्हें रोका नहीं जा सकता। इसलिए जब वो आगे बढ़ते हैं तो विरोधियों के लिए घातक हो जाते हैं। इस बात को समझना है तो ओवैसी की इन बातों को सुनिए जिसे उन्होंने दलित आइकॉन कांशीराम को कहते सुना था। पहला चुनाव हारने, दूसरा नजरों में आने, तीसरा जीतने के लिए होता है। ओवैसी अगर कांशीराम के इस सिद्धांत पर चलते भी हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो ऐसे ही नहीं उतर रहे। प्रेजेंट के साथ फ्यूचर की भी पूरी प्लानिंग है। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। जनता जवाब देगी, कुदरत जवाब देगी। मेरी मौत मेरे को रोक सकती है। ओवैसी पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। इनका कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त है, लेकिन सवाल है कि क्या बस इतनी हवा से ही वो पश्चिम बंगाल की सियासी फिजा में अपनी पतंग उड़ा पाएंगे? क्योंकि ग्राउंड पर ये सब इतना आसान नहीं लगता। अरे भाई, अगर नहीं है तो क्यों दर्द हो रहा है पेट में? छोड़ दीजिए ना, अच्छा ही है ना। जब नहीं है तो क्यों दर्द हो रहा है? छोड़ दीजिए ना। नहीं है तो आप फिक्र मत करिए, आराम से बैठिए ना। आप है तो फिर फिक्र करिए, देखिए ना। अरे कुछ करते हैं तो क्यों कर रहे हैं? फिर बोलते नहीं है। अरे नहीं है, ठीक है, अच्छा है ना, आपको फायदा है, हमारे ओपोनेंट्स को फायदा है। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में अभी तक एक भी रैली नहीं की है। यहाँ तक कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कदम तक नहीं रखा है। वहीं ममता बनर्जी और बीजेपी ने रैलियों और रोड शोज की झड़ी लगा दी है। बीजेपी शुद्ध रूप से ममता हटाओ अभियान पर काम कर रही है, हिंदू बंगाली कॉम्बिनेशन पर फोकस कर रही है। वहीं ममता बनर्जी ने बाहरी को मुद्दा बनाकर अपने कोर वोटर्स पर भरोसा किया है। इन दो बड़े दावेदारों के बीच असदुद्दीन ओवैसी कहां पर हैं, ये उन्हें समझना होगा, उन्हें अपनी जगह तलाशनी होगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल न तो हैदराबाद है और न ही बिहार का सीमांचल। बिहार के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान में काफी अंतर है। ओवैसी की छवि इस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े नेता की भले बनाई जा रही हो, लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी है, हर मुसलमान एक समान उत्साह से ओवैसी के साथ नहीं है। अनेक मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानते, उन पर समुदाय को बांटने का आरोप लगाते हैं। दशकों से करोड़ों मुसलमान बड़ी पार्टियों का साथ देते आए हैं और ये पार्टियां उनके साथ अन्य समुदायों के जैसा ही बर्ताव करती रही हैं। जब तक उनके हितों की बात होती रही, तब तक मुसलमानों को अलग वर्ग के रूप में खड़ा होने का जोखिम नहीं उठाना पड़ा। पहले कांग्रेस और लेफ्ट ने यह भूमिका निभाई। मंडल आंदोलन के बाद आरजेडी, समाजवादी और बीएसपी जैसी पार्टियों ने, एआईएमआईएम जैसी कुछ पार्टियों ने जब अलग रास्ता अख्तियार किया तो नतीजा वोट बैंक के रूप में सामने आया। यही कारण है कि मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां ओवैसी को बीजेपी की बी टीम या वोट कटवा कहती हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। কিছু সংখ্যালঘুদের মধ্যেও কিছু উগ্রপন্থা লোক বেরিয়ে গেছে এবং এরা বিজেপির কাছে টাকা নেয়, মাথায় রাখবেন। বিজেপির কাছে টাকা নেয়, একটা দল আছে
বিরোধিতা করতে যাবেন না সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা, যেমন হিন্দু ভাই বোনেরাও উগ্র রাজনৈতিকবাদের কাছে, উগ্র হিন্দুবাদের কাছে মাথা সমর্পণ করবেন না। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तायद की, वो एनडीए का हिस्सा रही। गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही हैं तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादिक से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। दीदी जब ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती हैं तो उसके पीछे अपनी वजह है। दरअसल ओवैसी जब बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो वो सिर्फ सेक्युलर वोटों का बंटवारा नहीं करते बल्कि दूसरी सीटों को भी प्रभावित करते हैं, जिससे फायदा बीजेपी को मिलता है। जबकि AIMIM का कहना है कि जब बिहार चुनाव से पहले उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी तो उन्हें भगा दिया गया। आरजेडी और कांग्रेस को डर सता रहा था कि ओवैसी की एंट्री से नुकसान हो सकता है या फिर उन्होंने कमतर आंका, लेकिन यही सवाल अब बंगाल में खड़ा हो रहा है और यही कंडीशन हो सकता है कि बंगाल में भी दोहराई जाए। फाइनल रिपोर्ट यह है कि फिलहाल बंगाल में ओवैसी अकेले लड़ रहे हैं। सीमांचल से लगी सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में पतंग उड़ाने की ताकत उनको कहां से मिल रही है। बंगाल का मुसलमान क्या सिर्फ मुसलमान के नाम पर वोट देगा? दीदी को निकालकर मुसलमानों के दिल में ओवैसी कैसे जगह बनाएंगे? बंगाली मुसलमान बंगाली बोलता है, वो उससे कैसे कनेक्ट करेंगे? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मालदा की कलियाचक मस्जिद के बाहर खड़े इन मुसलमानों ने ओवैसी को लेकर अपनी राय रखी। कलियाचक की मशहूर 5 तला मस्जिद के आसपास के इलाके में 90% मुसलमान हैं। कांग्रेस के अब्दुल गनी खान चौधरी का क्षेत्र रहा है, लेकिन ओवैसी को लेकर मुसलमानों ने जो कहा वो ओवैसी के लिए ही बड़ा चैलेंज होगा। इस बार क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में AIMIM का फैक्टर होगा? नहीं होगा। यहाँ से कांग्रेस वो नहीं होगा। मिम का कोई अस्तित्व तो नहीं है इधर। कारण क्या है? वो मुसलमान का पार्टी, वो एक तरफा पार्टी हो गया ना, वो तो बीजेपी में उसमें क्या फर्क रह जाएगा। वो बीजेपी सांप्रदायिक दल है तो वो भी सांप्रदायिक दल बन जाएगा ना, मुसलमान का वो फैक्टर नहीं पड़ेगा मुसलमान का। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि वो बाहरी हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल को क्या समझेंगे, यहाँ के लोगों को क्या समझेंगे? क्या ये भी एक कारण है? ये नहीं है, क्यों? ये वहाँ का राजनीति अलग है, यहाँ का राजनीति अलग है, उससे कोई फैक्टर नहीं है यहाँ। मतलब ये कि जनाब ये बिहार और हैदराबाद नहीं है। ये बात सही है कि बंगाल में धर्म के नाम पर वोट दिया जाता है। धर्म यहाँ एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मुसलमान ओवैसी को मुसलमान के नाम पर वोट दे। मगर ओवैसी ने मन बना लिया है कि लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अब इस भरोसे के पीछे की वजह क्या है, उसको समझने के लिए आपको हैदराबाद चलना होगा, जहां से ओवैसी ने सियासत की ABCD सीखी और सबसे पहले अपनी पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला का सफल टेस्ट भी किया। ओवैसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने का प्लान बनाते हैं तो दिमाग में यही हैदराबाद मॉडल रहता है, जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा है। हैदराबाद में AIMIM के 2 पावर सेंटर हैं। पहला ओवैसी का शास्त्रीपुरम वाला घर और दूसरा दारुस्सलाम में AIMIM का हेडक्वार्टर। इन्हीं दोनों जगहों पर ओवैसी की पार्टी ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और यहीं पर स्ट्रेटजी बनती है। 2008 में पार्टी की बागडोर संभालने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद मॉडल बनाया था और इसी मॉडल से वो हर जगह जनता के बीच वोट मांगते हैं। अपने इस मॉडल में ओवैसी ने सबसे पहले अपने वोटर्स को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि उनके विधायक कॉरपोरेटर जनता के प्रति जवाबदेह बने रहेंगे। पार्टी मुख्यालय में विधायकों को हफ्ते में 6 दिन मौजूद रहना जरूरी है। खुद सभी विधानसभा क्षेत्रों में क्या चल रहा है वो उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आज भी हैदराबाद में मौजूद AIMIM के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम में 8 कुर्सियां लगती हैं।
पहली कुर्सी पर असदुद्दीन ओवैसी खुद बैठते हैं और बाकी पर उनके 7 एमएलए। कोई भी आम नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर कोई फरियाद लेकर आता है तो हाथों हाथ वहीं पर उसकी मदद की जाती है। ऐसा लगभग हर रोज होता है। इसके अलावा ओवैसी भी अपने वोटरों को सहज उपलब्ध रहते हैं। जनता के बीच रहकर काम करने का तरीका असदुद्दीन ओवैसी को बाकी नेताओं से जुदा करता है। आप देखिए, दारुसलाम का हेडक्वार्टर है और ख़ुद असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर खड़े होकर लोगों के बीच बात कर रहे हैं। इसी दफ्तर में रोज़ जितने भी असदुद्दीन ओवैसी के एमएलएज हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, वो खुद यहाँ पर आकर बैठते हैं। जनता सीधे उन तक पहुँचती है, बातचीत होती है, संवाद होता है और जो भी मसले जनता के होते हैं वो तुरंत निपटा दिए जाते हैं। यही एक अंदाज़ है असदुद्दीन ओवैसी और यही बात वो अपने पार्टी के दूसरे नेताओं तक भी पहुँचाते हैं और सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी उन्हीं की वर्किंग स्टाइल में काम करें, क्योंकि उनका ये वर्किंग स्टाइल जनता के बीच रहना, जनता से लगातार बातचीत करना और ख़ुद सीधे मॉनिटर करना बाकी नेताओं से, बाकी दलों से उनको जुदा करता है। और यही वजह है कि हैदराबाद में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है और हैदराबाद से आगे बढ़ते हुए अब वो देश के दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी की पकड़ को और मजबूत बना रहे हैं। हैदराबाद में जब बाढ़ आई तो ओवैसी को लोगों ने घंटों पैदल ही बाढ़ वाले इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए दौरा करते देखा। हैदराबाद में आधी रात को भी मदद करने के लिए निकल आए थे। बाकी नेताओं की तरह वो आलीशान कारों में घूमने और जनसभा करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि नेता का जनता से सीधा संवाद होना चाहिए। यही वजह है कि ओवैसी सड़क पर कहीं ट्रैफिक क्लियर करते नजर आते हैं तो कहीं जिम का इनॉग्रेशन करते हैं। वहां वेट्स उठाकर अपना दमखम दिखाते हैं। वो अपने साथ कोई गनमैन नहीं रखते। कहीं जल्दी जाना हो तो खुद ही मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। ओवैसी का टारगेट भी क्लियर है और सियासी स्टैंड भी बिल्कुल साफ है। अपने कोर वोटर्स तक किस मैसेज को कब पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, वो ये क्लियरली जानते हैं। ओवैसी ऐसे मुसलमान नेता हैं जो न सिर्फ लोकल इश्यूज बल्कि नेशनल इश्यूज पर भी बात करते रहे हैं। सीए एनआरसी को लेकर जब संसद में मुद्दा उठा तो सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा हमलावर असदुद्दीन ओवैसी थे। वो दलित और किसान की बात करते हैं और हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये CAA एनआरसी के खिलाफ ये मजमा पूरे अपने सेल फोन को ऑन करो, लाइट को ऑन करो। ओवैसी का एक चेहरा और भी है। मुसलमान वोटर्स के बीच रात रात भर तकरीर करते रहते हैं। क्या आप संविधान को बचाएंगे? इन तकरीरों में मजहब का मीटर काफी गहरा होता है। इन तकरीरों में मजहब और कानून का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो भाईजान को भड़काऊ भाईजान बना देता है। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वजीर आजम को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको। ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को? बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को, बुलाकर मुकाबला कराओ। लगाओ मोदी की मीटिंग है, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहाँ पर। ओवैसी की इन बातों को उनके कोर वोटर पसंद करते हैं। खासतौर पर युवाओं में उनको लेकर बड़ा क्रेज है। उनके फैंस क्लब में इन्हीं युवाओं की तादाद दूसरे राज्यों में भी बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी साल 2021 में नेशनल वाइड पॉलिटिक्स का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ कोर वोटर्स को रिझाने से बात नहीं बनेगी। ओवैसी को ये यकीन दिलाना होगा कि हैदराबाद का मॉडल वेस्ट बंगाल में भी काम कर सकता है। तभी उनकी पतंग ज़्यादा दूर तक उड़ सकती है, नहीं तो दीदी के कोर वोटर्स को वो टस से मस भी नहीं कर पाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 6 महीने का वक्त अभी बाकी है। ये सच है कि बीजेपी टीएमसी जहां आक्रामक प्रचार कर रही है, उसके सामने ओवैसी ने बंगाल की धरती पर अभी कदम तक नहीं रखा, अपने पत्ते तक नहीं खोले। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ओवैसी की कोई तैयारी नहीं है।
12 दिसंबर को शास्त्रीपुरम में अपने घर पर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर ओवैसी ने मीटिंग की थी, जिसमें पार्टी के वेस्ट बंगाल यूनिट के 40 नेताओं को बुलाया गया। तकरीबन 2 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक में ओवैसी ने बंगाल के रण में कूदने से पहले ग्राउंड रिपोर्ट मांगी। उन्होंने लोकल लीडर से पता किया कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां उनकी पार्टी मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में कर सकती है। जहां ये कहा गया कि बंगाली मुसलमानों से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसके लिए कुछ करना होगा। जिसके बाद AIMIM का एक न्यूज चैनल जिसका नाम है 4 TV, इस चैनल की रीच बंगाल में बढ़ाई जा रही है। इस चैनल को उन इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है जहां मुस्लिम चुनाव की हार जीत तय करते हैं, ताकि वहां मुसलमान वोटर्स के बीच AIMIM और ओवैसी की इमेज बिल्डिंग की जा सके। आपको क्यों लग रहा है रोके हुए? नहीं भाई, आप काम हो रहा है, हम आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, काम हो रहा है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, no, इम्तियाज जलील, our honorable MP is going on the first. He is going to stay there for 2 days. He is going to meet everyone. He is going there. हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाती है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। असदुद्दीन ओवैसी पानी की गहराई को देखकर छलांग लगाने वालों में से हैं। उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान ममता बनर्जी से इतनी जल्दी टूटकर AIMIM को सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए वो सब कुछ देख समझ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, और इसी वजह से चुनावी समर में कूदने के फाइनल फैसले को उन्होंने अभी तक होल्ड पर रखा है। बंगाल में क्या करेगी AIMIM? कितनी सीट पर लड़ेंगे ओवैसी? अभी फाइनली इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन तैयारी जोर शोर से जारी है। मगर बिहार की जीत से बुलंद हौसला लिए बंगाल का रुख कर रहे भाईजान का प्लान नेशनल है। यूपी, MP और राजस्थान से लेकर तमिलनाडु तक वो AIMIM की पतंग राष्ट्रीय फलक पर उड़ाने जा रहे हैं। ख्वाब तो राष्ट्रीय पार्टी का खिताब हासिल करने का है। भाईजान का अगला और बड़ा टारगेट उत्तर प्रदेश है। आप बोलते जाइए, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप जितना बोल सकते बोलिए, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। जनता जवाब देगी, खुदरत जवाब देगी। मेरी मौत मेरे को रोक सकती। AIMIM यूपी में बिहार के फॉर्मूले पर ही चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। 2015 के चुनाव में उन्हें वोट कटवा माना गया और किसी ने हाथ नहीं मिलाया। मुसलमानों ने भी भरोसा नहीं किया। 2020 के चुनाव में हाशिए पर पड़े उपेंद्र कुशवाहा और देवेंद्र यादव से गठबंधन कर अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ाई। नतीजे आए तो उस गठबंधन से अकेले ओवैसी के 5 विधायक जीते, बाकियों को कोई फायदा नहीं हुआ। यूपी में इस फॉर्मूले की पहली तस्वीर 16 दिसंबर को आई, जब लखनऊ में ओवैसी और राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की। होटल में ये मुलाकात करीब आधा घंटा चली। राजभर के साथ ओवैसी के भागीदारी संपर्क मोर्चे का ऐलान हो चुका है। 2022 में मिलकर चुनाव लड़ने की बात तय हुई है और शेष बातें हम लोग आगे करते रहेंगे। भागीदारी संपर्क मोर्चा का हम हिस्सा बनेंगे और उनके साथ हम काम करेंगे। राजभर साहब के उसके नेता हैं, कन्वीनर, उनके साथ हम काम करेंगे। यूपी में करीब 19% मुस्लिम आबादी है। यूपी के 51 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 से 40% तक है। 3 जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से भी ज्यादा है। 16 जिलों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% है। 35 जिलों में मुस्लिम आबादी 10 से 20% है। 17 जिलों में मुस्लिम आबादी 10% से कम है। यूपी की कुल 403 सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम फैक्टर वाली मानी जाती हैं। इनमें करीब 110 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। 44 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 11 सीट पर मुस्लिम वोट 50 से 65% है। पिछले चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम और ओबीसी वोट के बिखराव की वजह से कई मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी जीती। 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 38 उम्मीदवार खड़े किए थे। इन उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 2,00,000
5,232 वोट मिले थे, यानी सिर्फ 0.2%। कहानी यही भर नहीं है। राजभर से मुलाकात से पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव भी ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। शिवपाल कह चुके हैं कि जितनी भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, हम उन सभी पार्टियों से बात करेंगे, मगर उससे भी पहले पंचायत चुनाव में इस गठबंधन का लिटमस टेस्ट हो जाएगा। शिवपाल साहब से हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने मीटिंग की है और मैं इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में जनाब शिवपाल साहब से मेरी मुलाकात होगी, मैं उनसे बात करूंगा। पहला टेस्ट पंचायत चुनाव में होना है। ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जैसे छोटे दलों को अगर एक मंच पर लाने में ओवैसी कामयाब हो जाते हैं तो यूपी की पॉलिटिक्स दिलचस्प हो सकती है। एक बात साफ है कि इसका फायदा ओवैसी को भले ना मिले, लेकिन ओवैसी के इस फॉर्मूले से दलित, पिछड़ों और मुस्लिम और ओबीसी मुस्लिम की राजनीति करने वाले दलों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ओवैसी को अपने कोर वोट बैंक पर तो पूरा भरोसा है और उसमें अगर ओबीसी का तड़का लग गया तो ओवैसी यहां असर डाल सकते हैं। अपनी इसी ताकत के जरिए ओवैसी राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर राष्ट्रीय फलक पर पतंग उड़ाने की कोशिश में है। और नए साल पर रात 11 बजे के नाइट कर्फ्यू से पहले राजधानी दिल्ली की तस्वीर कैसी है, देखिए एक ब्रेक के बाद।